हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नीलकंठ और इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ये महादेवी वर्मा जी ने एक रेखा चित्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रेखा चित्र मतलब हर बात को उन्होंने इस पाठ में बहुत ही डिटेल में बताया, हमें बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया है। और नीलकंठ का मतलब होता है जिसका कंठ यानी जिसकी गर्दन नीली हो। तो चलिए पढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो ये महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि एक दिन जब मेरे घर गेस्ट आए थे तो मैं उनको स्टेशन पर छोड़ करके वापस लौट रही थी कि रास्ते में मुझे याद आया कि यहाँ पर ही रास्ते में एक दुकान है जो पक्षियों को या पशु पक्षियों को बेचा करते हैं। तो मैंने अपने ड्राइवर को वहीं पर चलने के लिए कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मतलब जो दुकान वाले थे ना, उनका नाम था बड़े मियाँ चिड़िया वाले। तो जब वो दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को वहां पर रुकने के लिए कहा। महादेवी वर्मा जी ने मेरे कोई प्रश्न पूछ करने के पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। मतलब जो वो दुकान वाले थे, बड़े मियाँ चिड़िया वाले, उन्होंने जो महादेवी वर्मा जी हैं वो कुछ पूछते उससे पहले ही उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि आखिरी बार जब आप आए थे तो आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। तो मेरे पास शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार मतलब जो चिड़िया को पकड़ कर लेकर आते हैं, वो 2 मोर के बच्चे देकर गया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप ले लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। मतलब जो बड़े मियाँ हैं उन्होंने महादेव वर्मा को कहा कि आपने मोर के बच्चों के बारे में लास्ट टाइम पूछा था, तो मेरे पास 2 मोर के बच्चे हैं, एक मोर है और एक मोरनी, आप उनको ले लीजिए। अभी मेरे पास कोई इनको खरीदने के लिए आया था जो कि मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं। आखिर मैंने आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मतलब जो बड़े मियाँ थे वो महादेवी वर्मा जी को बता रहे हैं कि आपसे पहले मेरे पास कोई और भी इनको खरीदने आया था, लेकिन मैंने उनको नहीं बेचा क्योंकि वो क्या करते थे, वो मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं। अब जब वो मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं तो मोर के पंजों को मारेंगे वो। तो मेरे भी सीने में दिल है, मैं ऐसे कैसे दे दूं उनको मारने के लिए। और मैंने उनको ये टालने के लिए कह दिया, बहाना बना दिया कि इन मोर के बच्चों को तो गुरुजी ने मंगवाया है, तो आप इसको ले लीजिए। और फिर वो अपने आप को ही बोलते हैं कि वैसे तो ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। मतलब मैं जो ये काम करता हूँ चिड़ियाओं को बेचने का, ये काम खराब है क्योंकि मैं किस किस को बेचता हूँ इनको। जो कोई इसको पाल लेता है तो कोई इनको मार देता है। तो मेरे हिसाब से ये काम जो है मेरा बहुत ही बेकार है। ऐसा जो है ना बड़े मियाँ महादेवी वर्मा जी को बता रहे हैं। बड़े मियाँ के भाषण भी की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो बड़े मियाँ है ना वो इतना ज़्यादा बोलते हैं, वो इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, वो और लगातार कंटिन्यू बोलते रहते हैं। ऐसे जैसे तूफान मेल ट्रेन चलती है ना जो बिना रुके चलती चली जाती है, उसकी कोई निश्चित एक स्टेशन नहीं होता। उसी तरह बड़े मियाँ भी बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। मतलब जब बड़े मियाँ कुछ बोलना शुरू करते हैं, अपना भाषण देना शुरू करते हैं, तो जिसको वो सुना रहे होते हैं अगर वही उनको रोक दे तो ठीक है, नहीं तो वो बोलते चले जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? तो अब क्योंकि महादेवी वर्मा जानती थी कि बड़े मियाँ बोलना शुरू करेंगे तो चुप ही नहीं होंगे, तो उन्होंने उनको बीच में ही रोका और पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ पर हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब बड़े मियाँ ने फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए मोर और मोरनी के बच्चे की तरफ बताया। तो जब महादेवी वर्मा ने उनको देखा तो वो एक छोटे से पिंजरे के अंदर बंद थे और वो बहुत ही छोटे-छोटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीतर के बच्चे हैं। तीतर मतलब एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है तीतर भी, और उनका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो वो जो मोर थे ना वो भी उनके समान ही लग रहे थे और पिंजरा इतना ज़्यादा छोटा था कि वो दोनों उसमें बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि कोई ज़िंदा पक्षी पक्षी नहीं बल्कि उनके चित्र लगे हों। मेरे निरीक्षण के साथ-साथ बड़े मियाँ की भाषण में चलती जा रही थी।
ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। मतलब जब महादेवी वर्मा उन दोनों का निरीक्षण कर रही थी, उन मोर मोरनी को देख रही थी, तो बड़े मियाँ कंटिन्यू बोले जा रहे थे और वो बता रहे थे कि जिसने मुझे इनको लाके बेचा है, मैंने उनको 30 रुपए दिए इनके। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। मतलब जो बड़े मियाँ हैं उन्होंने उससे थोड़े पैसे कम करने के लिए कहा होगा चिड़ीमार से, लेकिन उसने नहीं किए। और फिर जो थे बड़े मियाँ थे वो कहने लगे, अब ये बच्चे तो इतने छोटे हैं कि कहीं से लग ही नहीं रहे कि मोर मोरनी है, पर चलो कोई बात नहीं, मुझे आपका ध्यान आया तो मैंने इनको ले लिया। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र सजीव हो गया। मतलब अब जो महादेवी वर्मा है उन्होंने उन दोनों बच्चों को ले लिया और उस पिंजरे को अपनी गाड़ी में रखवा दिया। और जब उन्होंने गाड़ी में अपने उस पिंजरे को रखवाया तो ऐसा लगा जैसे कि वो जो पिंजरा है वो सजीव उठा, इतना मतलब वो हिलने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। मतलब जैसे ही उनका पिंजरा गाड़ी में रखा गया तो दोनों जो पक्षी थे, मोर मोरनी थे, वो बहुत तेज तेज छटपटाने लगे। ऐसे छटपटाने लगे कि जिससे कि पूरा पिंजरा जो है वो हिल गया। ऐसा लग रहा था कि वो पिंजरा जो है वो जिंदा हो गया और उड़ने लग रहा है, अभी उड़ने लगेगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया। अब जब महादेवी वर्मा अपने घर पहुंची उस पिंजरे को लेकर, तो घर में सभी लोग कहने लगे, घर के सदस्य, कि ये मोर नहीं है, ये तो तीतर है, आपको मोर कहकर उस दुकान वाले ने ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। मतलब कई बार महादेवी वर्मा पहले भी ठगी जा चुकी हैं, तो इसलिए अगर उनको कोई कह देता है कि तुम्हें ठग लिया है, तो वो उससे उन्हें उस पर बात पर बड़ा ही बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मतलब क्योंकि अब सब उनको चिढ़ाने लगे कि तुम्हें तो ठग लिया गया है, तो महादेवी वर्मा ने गुस्से में बताया कि भाई चाहे मोर हो या तीतर हो, है तो पक्षी ही ना, मोर के क्या सुरखाब के पंख लगे होते हैं। तो इसलिए, और क्योंकि उनको चिढ़ाया जा रहा था तो उनके व्यवहार में उनके बच्चों के प्रति, मोर के बच्चों के प्रति खास विशेषता आ गई, वो उनको और ज्यादा ध्यान से रखने लगे। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहे दानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अब क्या था कि महादेवी वर्मा उस पिंजरे को ना अपने कमरे में ले गई जहाँ पर वो पढ़ा करती थी। वहां ले जाकर उन्होंने उस पिंजरे का दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी ली। एक कटोरी में उन्होंने सत्तू की छोटी छोटी गोलियां उनके खाने के लिए रखी और एक कटोरी में उन्होंने पानी रख दिया। अब वो दोनों पिंजरे से ऐसे बाहर आए जैसे चूहेदानी से चूहे बाहर आते हैं, छोटे छोटे थे। और जैसे ही वो पिंजरे से बाहर निकले वो कमरे में मानो खो गए हों, क्योंकि वो कभी मेज के नीचे कभी अलमारी के पीछे छिप जाते थे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब जब वो दोनों मोर के बच्चे इधर उधर भागते हुए थक गए तो उन्होंने क्या किया कि जो महादेवी वर्मा की एक रद्दी कागजों की टोकरी थी उसको ही अपना रहने का ठिकाना बना लिया। मतलब उसके ऊपर आकर के वो बैठ गए। 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। 2-4 दिन वो क्या करने लगे, 2-4 दिन वो इसी प्रकार से इधर उधर घूमते रहे, कभी कहीं छिपते थे तो कभी कहीं छिपते थे, और रात होते होते वो उसी रद्दी की टोकरी के ऊपर आ जाते थे। और फिर उसके बाद वो महादेवी वर्मा के साथ भी खेला करते थे, कभी उनकी मेज पर आ जाते थे तो कभी उनके सिर पर आ जाया करते थे। इस तरह से वो महादेवी वर्मा के साथ भी बहुत ही खेला करते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। अब जो उनकी खिड़कियां थी वो तो वो खुली रखती थी क्योंकि उसके ऊपर जाली लगी थी, लेकिन जो उनके घर का कमरे का जो दरवाजा था वो हमेशा उसको बंद रखती थी। क्यों बंद रखती थी? क्योंकि खुला रहने पर चित्रा, चित्रा कौन थी? महादेवी वर्मा की एक बिल्ली, पालतू बिल्ली थी, उसका नाम था चित्रा। क्योंकि खुला रहने पर चित्रा इन
नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, क्योंकि अगर दरवाजा खुला रह गया तो वो जो बिल्ली थी उनकी चित्रा, वो इन नए बच्चों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता, अगर उन्हें पता लग जाता उस बिल्ली को कि यहाँ पर दो छोटे बच्चे हैं, नवागंतुक हैं, तो वो उनका क्या करती, वो हम सभी जानते हैं, मार डालती उनको। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। वैसे जो उनकी बिल्ली थी चित्रा, वो चूहों को, वो अभी अपना शिकार कभी नहीं बनाती थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों नए थे तो पता नहीं इनका क्या हाल करती। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। मतलब क्योंकि वो दरवाजा हमेशा बंद रहे वही उनके लिए सही था, क्योंकि जो उनका, और वो क्या करते थे, उसकी जो महादेव वर्मा की जो मेज थी उसी को अपना सिंहासन बनाकर उस पर बैठ जाया करते थे। और अगर ये स्थिति चित्रा देख लेती तो उसको ये बुरा लगता है, क्योंकि वो पहले उसका हक था यहाँ पर, और कोई उसकी जगह छीने तो वो चित्रा को अच्छा ना लगता। चित्रा जो थी महादेवी वर्मा की बिल्ली थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब क्योंकि कई दिनों तक तो वो दोनों मोर के बच्चे महादेवी वर्मा के कमरे में ही रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे कमरे की हालत खराब कर दी इन्होंने, उसको एक चिड़ियाघर की तरह कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, महादेवी वर्मा ने उन दोनों को पकड़ा और जाली के बड़े घर में उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर वो अपने पालतू पशु पक्षियों को रखा करती थी, वहां उन्हें पहुंचा दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब वो दोनों नए बच्चे उस नए बड़े जाली वाले जगह पर रहने के लिए गए जहाँ सारे जीव जंतु रहा करते थे, तो वहां पर जो पहले से रह रहे थे उनके जीव जंतु पशु पक्षी, उन्होंने इतना कौतूहल मचाया, कौतूहल मतलब बहुत शोर कर दिया, ऐसा कौतूहल किया जैसे कि जब घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो परिवार के सभी लोग में शोर शराबा रहता है, चहल पहल सी रहती है। ऐसा ही वहां पर भी कुछ हाल था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु गुटरगु की रागिनी अलापने लगे। अब क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने बहुत सारे जीव जंतु और पशु पक्षी रखे हुए थे, तो वहां पर एक कबूतर, क्या कौन था, लक्का कबूतर, उसका नाम था लक्का। वो भी नाचना तो छोड़ दिया उसने, और वो क्या करने लगा, उन दोनों के चारों ओर घूमता रहा और गुटरगु की आवाजें निकालने लगा। मतलब सब ना, नया नया कोई आया था मेहमान, तो उनको देख करके वो शोर शराबे में थे और बहुत ही आश्चर्य में थे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और जो उन्होंने खरगोश पाले हुए थे वो बड़े ही सभ्य, मतलब बहुत ही तरीके से, जैसे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, उनकी तरह बैठे, क्रम में बैठ गए, मतलब एक लाइन से बैठ गए और उनको देखे जा रहे थे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, और जो छोटे खरगोश थे वो ऊन की गेंद की तरह उनके दोनों जो मोड़ थे उनके चारों ओर उछल कूद मचा रहे थे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, और उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। और जो तोते थे वो एक बार आंख को बंद करके उनका परीक्षण कर रहे थे, मतलब उनको ध्यान से देखे जा रहे थे ऊपर से नीचे तक, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चिड़ियाघर में कोई भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मतलब अब क्योंकि धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे थे, तो उनके पंख भी आने लगे और वो पंख भी रंग बिरंगे होने लगे, तो उनके अंदर बहुत ही बदलाव आने लगे। ऐसा बदलाव आने लगा जैसे इल्ली से तितली बनकर निकलती है, तितली बड़ी निकलती है ना अपने इल्ली से बाहर, तो उसके पंख रंग बिरंगे बाहर निकलने लगते हैं। तो वैसा ही कुछ इन मोर के बच्चों में भी कायाकल्प लग रहा था, बदलाव लग रहा था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। जो मोर के सिर पे कलगी होती है ना, वो बहुत बड़ी हो गई, ऊंची हो गई और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ धुती झलकने लगी। अब उनकी जो चोंच थी वो बहुत ही पैनी हो गई, बहुत ही शार्प हो गई, और गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ
द्युति झलकने लगी, मतलब बहुत ही सुंदर उनकी लंबी लंबी आंखें हो गई। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, और जो उनकी गर्दन थी वो बहुत ही सुंदर हो गई, नीली हरी और बहुत ही चमकदार हो गई, और उनकी जो पूंछ थी बहुत ही सुंदर तरंगे भरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, और पूंछ लंबी हुई, और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपन हो उठे। मतलब अब उनके जो पंख थे वो बहुत ही सुंदर और स्पष्ट होने लगे, उसमें सारे ही रंग निकलने लगे जो हमारे मोर के पंखों में होते हैं, और वो बहुत ही सुंदर और चमकीले होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई रंग गरिमा से रंजित कर दिया। लेकिन उनके जो पैर थे वो रंग रहित थे, उनमें कोई सुंदरता नहीं थी, कोई रंग नहीं था, जिन्होंने उनके पूरे रंग को जो है गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना और आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब यहाँ पर है ना, मोर की सुंदरता का वर्णन किया गया कि जो वो जब वो ऊंची गर्दन करके देखता था, या जो मोरनी थी वो देखती थी, तो वो बहुत ही सुंदर लगती थी। उसके बाद वो जब अपनी गर्दन को नीचे करके दाना चुगना उसका, पानी पीना, अपनी गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, ये सभी चीज़ें जो है उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती थी। उसकी सुंदरता को कहीं पे भी आंका नहीं जा सकता। मोरनी का विकास और मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मोरनी का जो विकास था, मतलब मोरनी जरा धीरे बढ़ रही थी और मोर बहुत तेजी से जब बढ़ रहा था, तो मोरनी का जो विकास था वो मोर के समान इतना चमत्कारी तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर थी मोरनी। उसकी लंबी पूंछ धूप छाह जैसी थी, गर्दन इतनी सुंदर थी, लंबी और हरी और नीली थी, हवा में चंचल कलगी, पंखों के शाम श्याम श्वेत पत्र लेखा, उसके पंख जो थे एक पत्र लेखा जैसे थे, तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, क्योंकि मोर की जो गर्दन थी वो नीली थी, तो मोर का महादेवी वर्मा ने नाम रखा नीलकंठ, और उसकी छाया के समान होने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, क्योंकि जो मोरनी थी वो हमेशा मोर के साथ साथ घूमती रहा करती थी उसकी छाया बन के, तो उसका नाम रखा राधा। तो मोर का नाम रख दिया महादेवी वर्मा ने नीलकंठ, और उसकी जो मोरनी थी उसका नाम रख दिया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर दिया। मतलब वो जो मोर था ना, महादेवी वर्मा को पता ही नहीं चला कि कब कब में नीलकंठ जो था मोर था, उसने चिड़ियाघर को इस तरह से अपने आप को वहां ढाल लिया था कि वो उन सबका, जितने भी जीव जंतु वहां रहा करते थे, उन सबका वो सेनापति बन गया, उनका संरक्षक, मतलब उनकी रक्षा करने वाला बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। अब क्या था, नीलकंठ क्या करता था, क्योंकि वो उन सबका सेनापति बना हुआ था, तो सुबह सुबह ही जहाँ पर दाना रखा जाता था वो वहां पर सबको इकट्ठा करके अपने साथ ले जाया करता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था, क्योंकि उनका संरक्षण बन बैठा था वो। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपनी तीखे चंचु प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ा। मतलब अगर कोई कुछ गड़बड़ करता था तो वो तुरंत उधर ही भागता, और अपने तीखे चंचु प्रहार से, अपने नाखूनों से, अपनी चोट से उनको दंड देने का प्रयत्न करता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोट से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, मतलब रोने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता था। कभी कभी उनकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था, मतलब कि चोट भी लग जाया करती थी, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। मतलब जब कभी भी नीलकंठ को गुस्सा आ जाया करता था तो छोटे खरगोश के छोटे बच्चों पर या उसकी शैतानियों पर, तो वो उसको क्या करता था, उसके बच्चों को उसके कान को अपनी चोंच से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया करता था और लटकाए रखता था। कभी कभी अपनी चोंच से उनको चोट भी पहुंचा दिया करता था, और जब तक पकड़े रखता था जब तक कि वो रोने ना लग जाए। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वो दंड जरूर देता था, लेकिन वो उन सभी जीव जंतुओं को प्रेम भी बहुत करता
प्रायः मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी पूंछ, लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओल का सा खेल खेलते। क्या करता था, क्योंकि वो उनका संरक्षक भी बना हुआ था, तो कई बार क्या करता था, मिट्टी में वो अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाया करता था और सभी छोटे बड़े जीव जंतु जो थे उसकी लंबी पूंछ में खेला करते, छुआ छुई का खेल खेला करते थे। ऐसी ही स्थिति ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब क्या था कि उसी जाली के अंदर जहाँ वो सब रहते थे, एक सांप कहीं से आ गया और सभी डर के मारे अपने अपने बिल में चले गए, लेकिन एक खरगोश का जो बच्चा था वो सांप की चपेट में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना, खरगोश का बच्चा सांप के मुंह में, क्योंकि सांप उसको निगलना चाहता था, तो उसने क्या किया, सांप ने उस खरगोश के बच्चे का जो पिछला हिस्सा था, शरीर था, जो उसे मुंह में दबा रखा था, शेष आधा तो बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। अब क्योंकि खरगोश का जो पिछला हिस्सा था सांप ने अपने मुंह में दबाया हुआ था, आगे का हिस्सा बाहर था, लेकिन वो फिर भी बहुत तेजी आवाज से अपने बचाव के लिए चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं निकल रही थी, वो बहुत धीरे धीरे चींची कर रहा था, जो कोई नहीं सुन पा रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि नीलकंठ जो ऊपर झूले में सो रहा था और उसके कानों में इसकी थोड़ी सी आवाज पड़ी और तभी वो फटाफट झपटे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब क्या था, मोर ने देखा कि सांप ने खरगोश को अपने मुंह में दबाया हुआ है, लेकिन उसको ये भी लगा अगर मैंने सांप के फन पर चोंच मारी तो खरगोश भी घायल हो सकता है। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। तो नीलकंठ ने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर उसके चोंच पर मारा। उसके चोंच पर अपनी चोंच से उसके मुंह पर मारा, जिससे कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ गई उसकी। पकड़ ढीली पड़ते खरगोश बच्चा मुख से निकला तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा हुआ, क्योंकि उसको चोट लग चुकी थी, तो वो वहीं पर ही गिर गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। अब राधा ने उसकी सहायता तो नहीं की, लेकिन उसने अपनी मंद केका से, अपनी मंद आवाज से असामान्य घटना, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसी सूचना सब जगह फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, जब तक अब नीलकंठ ने तब तक सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखे के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय भगवान जो थे, उनके जो वाहन थे वो मयूर थे, मोर थे। अब उन्होंने क्यों चुना होगा उनको, ये इस सारे जो किया था, इन्होंने सांप को मारा था, सांप ने, नीलकंठ ने, उससे हमें समझ आ रहा है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। मयूर मयूर जो होता है, मोर जो होता है, कला प्रिय होता है, इसलिए वो हिंसक नहीं होता, लेकिन उसको हम कुकर्म श्रेणी में नहीं रखते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं कर्म में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। नीलकंठ जो था उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, जातिगत विशेषताएं तो उसमें थी ही। और मेघों की सांवली छाया में, मतलब जब बारिश होती थी और आकाश में काले बादल छा जाया करते थे, तो अपने इंद्रधनुष के गुच्छों जैसे पंख को मंडला कर नाचा करता था, जो बहुत ही सुंदर लगा करता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। अब राधा जो थी, मोरनी जो थी, वो नीलकंठ की तरह तो नहीं नाच पाती थी,
लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था, वो भी बहुत ही सुंदर नाचा करती थी, नृत्य किया करती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। तो क्या करती थी वो, नीलकंठ के दोनों तरफ इधर से उधर भागा करती थी छू करके, उसके पंख को छूते हुए कभी दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर उसके पंख को स्पर्श करते हुए वो नाचा करती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे, ये देखिए दोनों है ना, नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जो अचानक वो जाली घर के पास पहुंचते ही, मेरे जाली घर के पास पहुंचते अपने झूलों से उतरकर नीचे आया और अपने पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर, एक छाते की जैसी शेप देकर वहीं पर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। जब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य क्रम बन गई, प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाधिभूत हो उठता था। मतलब मेरे साथ कोई ना कोई ये महादेवी वर्मा बता रही कि कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी वहां पर आ जाया करते थे। ठीक है। तो कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी, किसको, नीलकंठ को। तो जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब नीलकंठ जो था एक ऐसा पक्षी जिसने अपनी चोंच से एक विषधर, एक विष वाले सांप को खंड खंड कर दिया था और वो मेरी हथेली पर रखे हुए चने को अपनी ही उसी हथेली से बहुत ही कोमलता से उठाता था ताकि मेरी हथेली पर कोई चोट ना लग जाए। तो ये देखकर मुझे बड़ी हंसी भी आती थी और मैं बड़ी हैरान भी होती थी। और उसको क्या पसंद था, फलों के वृक्षों से ज्यादा उसे पुष्पित यानी फूलों वाले वृक्ष अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। जब वसंत का मौसम आता था और सभी पेड़ों पर बहुत सुंदर मंजरियां आ जाती थी आम के पेड़ों पर, और अशोक के नए पत्ते आ जाया करते थे, सुंदर सुंदर फूल आ जाया करते थे, तो वो बाहर जाने के लिए बहुत ही अस्थिर हो जाता था, उसे बाहर जाना होता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो थी वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और जब तक उनकी मंद केका की गूंज अनुगुंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मतलब नीलकंठ और राधा का जो सबसे ज्यादा प्रिय जो ऋतु थी वो उनकी वर्षा ऋतु थी। मेघों के आने से पहले ही वो इतने ज्यादा उत्साहित हो उठते थे बारिश के लिए कि उनकी गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती थी, मतलब आवाज तेज तेज होती जाया करती थी। बूंदों के उतरने के लिए वो सोपान पंक्ति बनने लगती थी, ऐसा लगता था मानो बूंदों के उतरने का, बारिश के होने का वो बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य आरंभ हो जाता था। जैसे ही मेघ गरजने लगते थे, बादल गरजने लगते थे, उनका नृत्य जो था वो शुरू हो जाता था। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की झिरमिराहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता था। मतलब जितनी ज्यादा तेज बारिश होती थी, बादल गरजते थे, उतने ही तेजी से जो नीलकंठ थे उसका नृत्य का आवेग जो है वो बढ़ जाता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता था। केका मतलब उसकी आवाज का। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर किया करते थे। मतलब जो जो नीलकंठ और राधा थे वो एक दूसरे के साथ बारिश में बहुत ही आनंद लिया करते थे। वर्षा के थम जाने पर जब वर्षा रुक जाती थी तो वो दाहिने पंजे पर बाहिना पैर और बाहिने पंजे पर दायां पैर फैलाकर अपने पंखों को सुखाया करते थे और कभी-कभी क्या करते थे, एक दूसरे के पंखों के जो बूंद, पंखों से टपकने वाले बारिश के पानी की जो बूंदें थी उसे अपनी चोंच से पीकर उसके गीलेपन को दूर किया करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। मतलब इसके आगे की एक बहुत ही करुण कथा है जो हम सुनाते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से
नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी, उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। अब क्या था, एक दिन क्या हुआ कि महादेवी वर्मा अपने नखास कोने से जहाँ वो रहती थी वहां से वो निकल करके जा रही थी और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक ली। इस बार किसी पिंजरे के तरफ मैं नजर नहीं मारूंगी, ऐसा वो सोच करके निकली थी महादेवी वर्मा कि इस बार मैं किसी भी पशु पक्षी की तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन फिर भी उनका ध्यान चला गया जहाँ पर उनका ये उनकी जहाँ दुकान थी वहाँ उनका ध्यान गया और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि मोरनी एक वहाँ पर थी जो राधा के समान ही थी और उनके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां जो वो टूटी हुई थी, एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। तो जो वो मोरनी वहां पर थी उस दुकान पर एक और वो राधा के जैसी ही थी, पर उसके जो दोनों पंजे थे ना वो बांध रखे थे क्योंकि उसकी उंगलियां टूटी हुई थी और वो खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब बड़े मियाँ ने बताया कि ये देखिए जो चिड़ी मार था उसने इसका क्या हाल किया। जब उसे पकड़ने लगा होगा तो उसके पैरों में चोट लग गई थी। तो फिर उसने कहा कि मैं आपके लिए ही रुका हुआ था, लेकिन आपसे भी कैसे कहूँ कि इस अधमरी मोरनी को आप ले जाओ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैंने उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो फिर क्या था कि महादेवी वर्मा उसको भी अपने साथ घर ले आई और अपने कमरे में रखा और उसकी देखभाल की और 1 महीने में ही वो ठीक ठाक हो गई। और लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो ठूंठ जैसी, यानी कि ठीक नहीं थी, फिर भी चलने में वो थोड़ी डगमगाती थी, बट वो फिर भी चलने लगी और महादेवी वर्मा ने उसका नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें देखते ही मारने दौड़ती। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। अब क्या था, अभी तक तो नीलकंठ और राधा एक साथ ही रहते थे शुरू से, लेकिन कुब्जा जब से आ गई तो उसने क्या किया, वो जब उन दोनों को साथ देखती थी तो वो राधा को बहुत ही अपनी चोट से मारने लगी। मार मार कर उसने राधा जो मोरनी थी उसकी कलगी को नोच डाला, उसके पंख भी नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। अब क्या हुआ कि जब जो कुब्जा थी वो किसी को भी नीलकंठ के आसपास नहीं आने देती थी और वो राधा को भी अपनी चोंच मार मार कर दूर कर देती थी। अब क्या था, राधा ने ना 2 अंडे दिए थे और उनको वो अपने पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। लेकिन जैसे ही कुब्जा को पता चला उसने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, धक्का दे दिया और उस अंडों को फोड़ दिया और चारों तरफ बखेर दिया, छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब क्योंकि नीलकंठ के पास कुब्जा किसी को आने ही नहीं देती थी, तो जो नीलकंठ था वो बिल्कुल अकेला सा रह गया और उसका अप्रसन्नता का उसकी प्रसन्नता का अंत हो गया, मतलब वो खुश नहीं रहता था। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसको उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। अब क्या था, वो बहुत ही उदास रहने लगा। कई बार वो जाली घर से बाहर भी निकल कर चला गया था और एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा वो शाखाओं पर छिपा बैठा रहा। तो महादेवी वर्मा ने उसे खूब प्यार किया, पुचकारा और उसे ऊपर से उतारा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी, मतलब वो बहुत ही ना उदास रहने लगा था।
अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैंने आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद वह मेल सब में मेल हो जाएगा। अब उसको लगा कि महादेवी वर्मा को सब थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे वह खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। एक बार क्या हुआ, 3-4 मास के उपरांत 3-4 महीने के बाद एक दिन जब सवेरे-सवेरे महादेवी वर्मा ने देखा कि नीलकंठ जैसे पहले बैठा रहता था उसी तरह अपनी पूँछ फैलाकर धरती पर बैठा हुआ है, जिस प्रकार वो पहले बैठा रहता था, खरगोशों के बच्चों को खिलाया करता था। पर आज क्या था, जब महादेवी वर्मा ने उसको आवाज़ दी तो वो नहीं उठा। तो महादेवी वर्मा को थोड़ा-सा संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग-बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव के द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। अब क्या था कि जब बहुत बार नीलकंठ को आवाज़ दी तो वो नहीं उठा। वास्तव में क्या था, नीलकंठ जो है वो मर चुका था। लेकिन वो कैसे मरा था इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ना तो उसको कोई चोट लगी थी, ना ही वो बीमार था। उसके बाद जो महादेवी वर्मा है उनको अपने शॉल में लपेटकर संगम में ले गई और वहाँ पर गंगा में उन्होंने उसे प्रवाहित कर दिया। जब गंगा में उसे प्रवाहित किया तो उसके जो पंख थे वो इस तरह विशाल पंख गंगा में फैल गए, ऐसा लगा जैसे कोई एक विशाल मयूर है। नीलकंठ के ना रहने पर जो गंगा थी वो भी बहुत ही उदास रहने लगी, एक कोने में बैठी रहती थी, क्योंकि नीलकंठ कई बार जालीघर से भाग गया था तो उसको लगता था कि अब वो दोबारा से लौट आएगा और वो नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती थी। पर कुब्जा के कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में कुब्जा ने, लेकिन कुब्जा जो थी वो शोर शराबे के साथ उसकी ढूंढ आरंभ कर रही थी, उसको खोज रही थी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच मारा, क्योंकि कुब्जा सबको मारा करती थी अपनी चोंच से, तो उसने जो अल्सेशियन कुत्ती थी उसको भी उसने अपनी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। तो क्या हुआ, जब इस बार भी जब वो अल्सेशियन कुत्ते पर वार कर रही थी तो तभी उसने भी उस पर वार किया, कुब्जा पर वार किया, और उसके जो 2 दांत थे वो कुब्जा के गर्दन पर लग गए और इस बार उसका जो शोर भरा जीवन था उसको बचाया ना जा सका। इसका मतलब था कि कुब्जा भी मर चुकी थी। परंतु इन इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती है। मतलब आज भी जो है राधा अब बिल्कुल अकेली रह चुकी है। वो आज भी नीलकंठ को भूल नहीं पाई है और जब भी बारिश का मौसम आता है, आ जाते हैं तो अपनी आवाज़ से वो नीलकंठ को बुलाती रहती है। बहुत ही सुंदर ये कहानी महादेवी वर्मा ने जो लिखी है, ये एक सच्ची घटना है। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी और जो कहानी उन्होंने लिखी है इन तीनों की वो बहुत ही सुंदर है। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।